आज हम सीखेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की दो मेथड्स हैं। कल जैसा पढ़ा था अपन ने, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फिक्स डेप्रिसिएशन हर साल लगता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट परसेंटेज सेम रहता है लेकिन अमाउंट कम होता जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 लाख की मशीन का 10% पहले साल लगा 20,000, फिर 2 लाख में से 20,000 गया, पीछे बचा 180, 180 का 10% 18,000 लगा, फिर 162 बचा, 162 का 10% 16,200 रुपये लगा, फिर अगले साल। इस तरीके से हर साल लगने वाला डेप्रिसिएशन कंटिन्यूसली जितनी रिटर्न डाउन वैल्यू कम हो रही है उसके हिसाब से कम होता जाता है। ये जो मेथड्स है, ये मेथड थोड़ी सी ज़्यादा टफ पड़ेगी लेकिन इनकम टैक्स इसी मेथड को एक्सेप्ट करता है और ये मेथड जो है वो ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, कोई भी चीज़ तब ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो इनके बीच का डिफरेंस बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है हमेशा उसका, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बुक वैल्यू का निकलता है हमेशा। एनुअल डेप्रिसिएशन फिक्स्ड चार्ज होता है निश्चित नेट अमाउंट, और राइट डाउन वैल्यू मेथड के अंदर ये अमाउंट जो डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है वो कम होता जाता है। टोटल चार्ज ऑफ पी एंड एल अनइक्वल ईयर बाय ईयर आफ्टर इट इंक्रीज इन लेटर ईयर्स। शुरुआत में जो है वो कम लगता है एक, अगर हम प्रपोर्शनेटली समझें तो, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल बराबर एक हिसाब से लगता है। नॉट रिकग्नाइज्ड, स्ट्रेट लाइन मेथड को रिकग्नाइज नहीं किया गया है, रिटन डाउन वैल्यू को किया गया है। सूटेबिलिटी, इट इज़ सूटेबल फॉर एसेट्स इन विच रिपेयर्स चार्ज आर लेस, द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज लो। और यहाँ ये वहाँ सूटेबल है जहाँ एसेट्स आर अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंजर एंड रिक्वायर मोर रिपेयर्स एक्सपेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीके और उन्हें रिकॉर्ड करने का तरीका। जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स आती है, एसेट्स डेबिट होती है और बैंक क्रेडिट होता है, और जब साल के एंड में उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री होगी। अमाउंट कितना होगा ये SLMWDB बताएगा। रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, डेबिट हो जाएगा, एसेट्स घिसेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, कम होगी जाएगी, और साल के एंड में डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बंद कर देंगे P&L के अंदर ट्रांसफ़र करके। बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन घटाकर शो किया जाएगा। एक और तरीका है जिससे डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन उस एसेट से डायरेक्ट माइनस नहीं करके एक प्रोविज़न के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और वो उस प्रोविज़न अकाउंट में तब तक पड़ा रहता है जब तक हम उस एसेट्स को बेच नहीं देते या वो एसेट्स अपने यहाँ से डिस्कार्ड नहीं हो जाती। तो पहली एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या वेंडर, दूसरी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे सिंघानिया ब्रदर्स ने 5 लाख रुपए में एक एसेट्स खरीदी और 50,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन के दिए, तो उसकी टोटल कॉस्ट 550 हो गई। उसका यूज़फुल लाइफ पीरियड 10 ईयर्स था और 10 ईयर के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये थी। आपको जनरल एंट्रीज़ करनी है 16-17 के लिए, और प्लांट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले 3 ईयर्स के लिए बनाना है, और अकाउंट्स अगर 31 मार्च को क्लोज हो तो द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, और एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अगर फर्म लगाती है तो 1 अप्रैल को एसेट्स खरीदी 5 लाख रुपए, 1 अप्रैल को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, साथ में भी कर सकते हैं, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। 54 कैसे आया, 550 माइनस 10,000 अपॉन 10, फार्मूले से अपन निकालेंगे 550 अपॉन माइनस 10,000 अपॉन 10,
टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अब उसके बाद साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा और ये डेप्रिसिएशन खर्चा होने के कारण पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये पे अगले 3 सालों के अकाउंट का फॉर्मेट भी दे रखा है। टू बैंक 5 लाख रुपए, टू बैंक 50,000 रुपये, फिर डेप्रिसिएशन लगा उस पर 54,000, बची 496, 496 आगे आई, फिर 54 का डेप्रिसिएशन लगा, पीछे बची 442, नेक्स्ट ईयर और आगे आई और फिर उस पर 54 का लगा। तो एसएलएम से इस तरीके से डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इसे वापस साल के एंड में पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।